कि शायद प्राइवेट एंटरप्राइज आके जो है नौजवानों को नौकरी देगी, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पता नहीं कितने हम लोगों ने स्लोगन सुने ही अपनी पिछले 8-10 साल में। एजुकेशन सिस्टम जो कि रट्टा लगाओ और जाके एग्जाम में उड़ेल दो, नंबर ले लो, आपको इंटेलिजेंट कहते हैं लोग। वो है हमारे यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है कि जो प्लम्बर है, जो छोटे मोटे काम करता है, जैनिटर है, रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालता है, गैस के सिलेंडर लेके आता है, अखबार बांटता है, उनको हम नीची नज़र से देखते हैं। हाय फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों? जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज मुझे बहुत प्लेजेंट सरप्राइज है कि मेरे इस ऑफिस में जहाँ से मैं इतने पॉडकास्ट करता हूँ, लाइव DNA करता हूँ, दुनिया भर की यूट्यूब बनाता हूँ, देश के बच्चों को पढ़ाता हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और काफ़ी कुछ कवर करते हैं हम। आज मेरे साथ हैं सिद्धार्थ त्रिपाठी फ्रॉम NDT NIST, और ये मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं कि देश के नौजवानों के लिए क्या करना चाहिए, कैसे उनकी स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए, कैसे उनकी ज़िंदगी हम बेहतर कर सकते हैं। तो ही इज़ हियर टू इंटरव्यू मी, बट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम यहाँ पर जो बैठ के ये एक इंटरव्यू आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। नाउ यू स्टार्ट सिद्धार्थ। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छे हैं। सर, हमारी जो ऑडियंस है उसमें से काफ़ी हद तक ऑडियंस अनएम्प्लॉयड है, ऐसा सुनने को मिलता है। तो आपका क्या रुझाव है इसके पीछे? देखो, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में चरम सीमा पे है और पिछले कुछ सालों से देखो गवर्नमेंट उतने एम्प्लॉय नहीं कर पा रही जितना करना चाहिए, और ये गवर्नमेंट का काम भी नहीं है एम्प्लॉयमेंट देखना में, क्योंकि बहुत हेवी गवर्नमेंट है हमारी। तो इसमें हम चाह रहे थे कि जैसे देश की प्रगति हो रही है, GDP बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कि शायद प्राइवेट एंटरप्राइज आके जो है नौजवानों को नौकरी देगी, एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, स्टार्टअप इंडिया, स्किल अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, पता नहीं कितने हम लोगों ने स्लोगन सुने ही अपनी पिछले 8-10 साल में। तो ये था कि ये इंडस्ट्री, प्राइवेट इंडस्ट्री जॉब्स देगी, जिन्हें कॉलेज से उठाएगी, BA BSc को उठाएगी, वो हो नहीं रहा है। तो इंडस्ट्री कॉस्ट कटिंग कर रही है और वो जो है उसको स्किल्ड इंसान चाहिए, वो है नहीं, स्किल है नहीं। तो हम लाखों नौजवान हर साल, लड़के लड़कियां मार्केट में आ रहे हैं, कोई स्किल नहीं है, अनएम्प्लॉयबल है, वो चाहे इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे आर्ट से हो, चाहे BSc। फिर वो सरकारी नौकरियों के लिए ढूंढते हैं, वो CGL कर लो, ये कर लो, उसमें जो अपने कई साल खपा देते हैं। तो ये एक रियलिटी है हमारी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर भी, ये करता है। प्लस हमारी पॉलिसीज भी कुछ, मतलब वो बात बनी नहीं है जो मैं देख रहा हूँ मार्केट, जॉब्स है नहीं नौजवानों के लिए। सर, जैसे कि आपका तो बहुत बड़ा प्रोफाइल है और काफ़ी लंबी जर्नी आपने सफ़र की है, इंडिया में ही नहीं, आप US, बाकी जाने कितनी कंट्रीज़ में विज़िट किया है। तो आपको ऐसा क्या दिखता है बाहर की कंट्रीज़ में जो डेवलप कर गई है, उनके अंदर क्या स्किल सेट्स आ जाते हैं कि वो लोग ग्रो करते हैं और हम लोग उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं? देखो, इसमें ना सिद्धार्थ, एक्चुअली ये बहुत लंबा चौड़ा मतलब इस सवाल का आंसर कई घंटों में हो सकता है, क्योंकि समराइज। हाँ, समराइज, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। अब एक चीज़ पे उंगली रखना बड़ा मुश्किल है। हमारी एजुकेशन की पद्धति है, एजुकेशन सिस्टम जो कि रट्टा लगाओ और जाके एग्जाम में उड़ेल दो, नंबर ले लो, आपको इंटेलिजेंट कहते हैं लोग। फिर दूसरा जो बेचारा नंबर नहीं ले रहा है, वो कहते हैं तो बेवकूफ़ है। तो वहीं से हम बच्चों पे स्टैंप लगाना शुरू कर देते, तो नंबर लेना रट रट के, पहली बात तो इसने हमारा दिमाग खराब कर दिया। दूसरा फिर क्या है हमारे यहाँ कि हर एक कोई है कि भाई सरकारी नौकरी पकड़ लो। इसने भी कहीं ना कहीं हमारी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, नीचे तबके की सोच को, जो है बच्चों की सोच को, जो उनमें अपना टैलेंट है वो कहीं नज़र नहीं आता है। वो बस या तो कोटा फैक्ट्री चले जाओ, या यहाँ राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, और दुनिया भर में कोचिंग। आपको पता है ना, जितना बजट साल का हमारा एजुकेशन, उससे ज़्यादा कोचिंग वो है। तीसरी चीज़ जो है, जो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आती है हमारे देश में, यूरोप और अमेरिका में फ़र्क है, हमारी वेजेस बड़ी लो हैं, बहुत कम वेजेस, मतलब पे बहुत कम करते हैं। और चौथी चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड है या हिट करती है फेस पे, वो है हमारे यहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है कि जो प्लम्बर है, जो छोटे मोटे काम करता है, जैनिटर है, रेस्टोरेंट में वेटर का काम करता है, पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालता है, गैस के सिलेंडर लेके आता है, अखबार बांटता है, उनको हम नीची नज़र से देखते हैं। उनके लिए कोई हमारे समाज में कोई जगह ही नहीं है। वहाँ पर वो भी गाड़ी में आता है, जो आपका प्लम्बर है वो भी गाड़ी में आता है, और जो आपकी कार रिपेयर करता है उसके बाद आपसे अच्छी गाड़ी है। हाँ। और जो नाई बाल काट रहा है वो शायद आपसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है।
तो ये कमाल की बात है, जो ब्लू कॉलर जॉब जिसको हम कहते हैं, जो स्किल है हाथ का, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू, अच्छा कमाते हैं। एक घर में एक भाई प्रोफेसर है पीएचडी वाला, दूसरा हो सकता है वो जो है लोगों के नलके फिट करता हो, लेकिन दोनों की इक्वल रिस्पेक्ट है और तनख्वाह भी अच्छी है। तनख्वाह भी दोनों की अच्छी है। तो सर जैसे आपने एक बात बोली कि यहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग हैं जो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, और प्रिपरेशन करने में लोग 4 साल 8 साल, सर मैं देख रहा हूँ 2012 2010 के पास आउट लोग आज तक प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तो हमारा ना सिद्धार्थ क्या है, आईएएस वगैरह तो चलो एलीट एग्जाम है, ये तो फिर भी एक सिस्टम फॉलो करते हैं। आईएएस हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, या यूपीएससी के हमारा एनडीए सीडीएस, इसमें कम से कम हमें पता है एग्जाम होगा, 3 महीने में रिजल्ट आएगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर से मतलब 1 साल में पूरा होता है। ये जो सीजीएल वगैरह है, जो लोअर लेवल के एग्जाम है, इसमें 2-2 साल तक, 2 साल रिटन एग्जाम देने के बाद पता ही नहीं रिजल्ट है नहीं, मतलब इससे क्या मतलब शो होता है कि हमें नीचे वाले जो जॉब्स हैं उसकी ना सरकार को परवाह है, ना अफसरशाही को परवाह है, वो तो ऐसे ही है, अदर्स में काउंट है, वो बस वैकेंसी निकाल दी, देखी जाएगी अपनी रफ्तार से, जब लेना है ले। वो बेचारे 2 साल तक ना कोई पढ़ पाते हैं, ना कोई स्किल सेट है, वेट करते रहते हैं रिजल्ट का, लाखों बच्चे। सर अब हम गवर्नमेंट को तो नहीं कह सकते कि भाई तुम बदलो, ठीक है, ना ही हम कंपनी को कह सकते हैं आप सैलरी बढ़ाओ, लेकिन आप स्टूडेंट लोगों को क्या ऐसा सलाह देंगे जिससे वो इम्प्लीमेंट करें और एक नेक्स्ट स्टेप आगे जा सकें? देखो, मैं क्योंकि नौजवानों से जुड़ा हुआ हूँ, और पिछले 3 साल से तो बहुत नज़दीक से जुड़ा हुआ हूँ, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, ऑफलाइन भी जाता हूँ मैं। कुछ पिछले साल हम पटना बिहार गए थे, तो हमें बाउंसर लगाने पड़े, इतने बच्चे मिलने के लिए आए, देखने के लिए आए, हमसे बात करने के लिए आए, और भी कई जगह बहुत, क्योंकि बच्चों में एक रोल मॉडल के तौर पे मेरे से लोगों को देखते हैं कि यार ये हमारे समाज के रोल मॉडल है। तो मैं बच्चों को हर बार यही कहता हूँ, सबसे पहला काम, प्लीज इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल। बात नहीं कर पाते हैं, लिख नहीं सकते हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक है, 4 लाइन नहीं लिख सकते आप इंग्लिश में, 4 लाइन मैं कह रहा हूं, उसमें भी 5 ग्रामेटिकल मिस्टेक मिलेगी हर लाइन में। बोल नहीं सकते हैं इंटरव्यू में। एक पार्ट तो ये है कम्युनिकेशन। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जीरो, ना घर में, ना स्कूल में, ना कॉलेज, पढ़ा बताते ही नहीं है। वो व्यक्तित्व जो निखरने का जो एक गर्व महसूस होना चाहिए नौजवानों में, वो घरों में भी दबा के रखा है, खासतौर पर लड़कियों को, उनको तो अंगूठे के नीचे रखा हुआ है। बहुत शर्म की बात, ना भागने जाते हैं, ना दौड़ने जाते हैं, ना कोई हॉबी है, ना इंटरेस्ट है, तो उनकी बुद्ध का बचपन और रट के बेकार। दूसरी चीज जो मुझे लगती है कि स्कूल से निकलते निकलते एक बच्चे को आइडिया हो जाना चाहिए कि यार मैं शेफ बन सकता हूँ, अच्छा खाना बना सकता हूँ, वहाँ चलो बहुत स्कोप है, फॉरेन में जाके इंडियंस काम कर रहे हैं कि जी मैं गाना गा सकता हूँ, मैं गिटार बजा सकता हूँ, मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं स्केचिंग कर सकता हूँ, मैं कपड़े डिजाइन कर सकता हूँ, मैं मॉडल बन सकता हूँ, मैं एक्टर बन सकता हूँ, मैं पोएट बन सकता हूँ। कितना कुछ है करने के लिए, कितना कुछ है करने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है, ना घर से भरोसा देते, ना स्कूल कॉलेज वाले भरोसा देते, ना मेंटोर्स हैं, ऐसे गाइड हैं जो गुरु हैं जो भरोसा देते, तो कहाँ कुंठित है हमारा बच्चा, लड़के लड़कियां। तो मुझे बड़ा अफसोस होता है जब बात करता हूं। तो ये एक तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करो, दूसरा हॉबीज वगैरह ये इंटरेस्ट अपने कल्टीवेट करो, और कोई ना कोई स्किल सीखो। यार कोडिंग सीख लो, इतनी जरूरत है कोडिंग की। आज पूरा यूएस में सारा काम यहाँ पे हो रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां मल्टीनेशनल्स का, तो वहां तो कम से कम, और बड़ी वैल्यू है जो कोड लिखते हैं उनकी, बहुत अच्छी तनख्वाह है। फिर एजुकेशन का भी सोचो, थकी हारी किसी कॉलेज से बीए बीएससी धक्के खा रहे हो जी गवर्नमेंट के, क्या कर लोगे? तो उस दौरान जो है अपने आप को आप स्किल अप कर सकते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम के साथ साथ अपने आप को अपस्किल करना। अब टाइम है एआई का, यार पढ़ लो, कोर्स कर लो, ऑनलाइन फ्री में कोर्सेज अवेलेबल हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, एआई, जेनेटिक्स और चैट जीपीटी, पता नहीं कितना कुछ है, वो करते नहीं हम उसी में लगे हुए हैं। तो ये कौन बताएगा ना? ऊपर से मिनिस्टर्स तो मंदिर मस्जिद पे वोट ले चाहिए उनको, तो उनको कोई वक्त नहीं है नौजवानों से कोई खुल के बात करने की। कोचिंग इंडस्ट्री एडमिशन फीस उस पे लगी हुई है, वो भी किसी को गाइड, तो कौन करेगा? तो इसीलिए मैं समझता हूँ जो हमारे जैसे लोगों को ये बात मैं जाके कहता हूँ गांव देहात में कि अपने आप को अपस्किल करो, अपने आप को देखो कि ट्रेंड क्या चेंज हो रही है, जमाना कैसे चेंज हो रहा है। जो आज नौकरी है 5 साल बाद नहीं रहेंगी, नई नौकरियां निकलेंगी, नई जॉब। सो यू टू बी प्रोएक्टिव, एकदम प्रोएक्टिव रहो, माइंड खुला रखो। ये फोन दिया ना, ये रील देखने के लिए नहीं दिया है, ये देखने के लिए दिया है कि दुनिया में क्या हो रहा है।
तो आजकल जैसे जो सीनियर पोजीशन की जॉब होती है वो तो हो सकता है मे बी एआई उसको रिप्लेस कर दे, बट जो रियल टैलेंट अगर किसी के अंदर है, कम्युनिकेशन का है, या फिर हम बात करें किसी के प्लम्बिंग का है, किसी के पास भाई हेयर कटिंग का है या कुछ भी है, तो अगर ऐसी स्किल सेट्स हैं तो वो कैंडिडेट नॉर्मली धीरे धीरे करके तो ग्रो कर ही सकता है। अब धीरे धीरे नहीं, मैं कहता हूं अगर आप कंसिस्टेंसी है आपके पास और पैशन है, पैशन और वो ड्रीम है, तो हार्ड वर्क करना है। देखो हार्ड वर्क हर जगह करना है, जो आप हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। Exactly. और वो हार्ड वर्क क्या है सिद्धार्थ, वो है जब 10-12 घंटे आप जो है अपने काम के लिए, अपने पैशन के लिए देश को, फिर ना मौसम की परवाह करो, ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी, ये वो काम आपको सीखना पड़ेगा और अपने आप को अपस्किल करना पड़ेगा। तो अगर वो आप शिद्दत से काम कर, अब देखो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी किसी भी फील्ड में, चाहे वो एक्टर्स हैं, एडिटिंग वाले हैं, मूवी बनाने वाले से लेके जो डिजाइनर हैं, ये वो हर एक को मुझे एक शख्स बता दो जिसका लॉटरी से सक्सेस मिली हो। एक भी। अमिताभ बच्चन से लेके और जो है आईपीएल के क्रिकेट प्लेयर तक, हर इंसान वही ऊपर गया है जिसने अथक परिश्रम किया है। So they all are working more than 12 hours. Exactly. And they all are working on Holi, Diwali, Eid. They are not taking holiday. Absolutely. And they are not staying with their family all the time. हाँ, कितना घूमना पड़ता है, कितना क्रिएटिव माइंड, कितना जोर देना पड़ता है काम पे। लेकिन वो क्या है, अपना काम सीखने के लिए। बट जब जॉब पे आप जाते हो, वहां नहीं मैं कहूँगा 12 घंटे काम करो, वो गलत है। जो हम उनको फिर मैं चाहता हूँ गेम्स भी खेलें, अपनी फिटनेस। वो मैं नारायण मूर्ति की पॉलिसी और जो कोई कल कह रहा था 12-12 घंटे काम नहीं, वर्कर से मत कराओ, खुद करो। सर लेकिन नया कैंडिडेट है, उसे अगर सीखना है तो अगर हम रियल बात करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, कोर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो वहां पे तो जब तक इंसान हाथ साफ नहीं करेगा तब तक वो कैसे सीख पाएगा? तो आई गेस दे नीड टू डू मोर प्रैक्टिस। एब्सोल्युटली। उसके लिए भाई अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, ऑटो सेक्टर में इंजीनियर हैं, या ये बना रहे हैं, तो भैया फिर तो हेलमेट पहन के आपको गाड़ी के नीचे लेटना पड़ेगा, हाथ काला करना पड़ेगा। और अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे हो, रेलवेज के, नेशनल हाईवे के, फिर भाई चक्कर लगाओ धूप में ऊपर नीचे। और तैयार रहो हर चीज, वो ईंट लगाने से लेकर वो काम सीखना पड़ेगा आपको। तब आपको समझ में आएगा कि मजदूर की और नीचे वाले की क्या वैल्यू है, क्या उसका दर्द क्या है, उसका दर्द क्या है, ऊपर उठ पाएंगे, तब ऊपर उठ पाएंगे। सो दिस आई एग्री विद यू कि इनिशियल फेज पे ही वर्क करना है, फिर आप आगे ग्रो कर जाते हैं। हाँ, काम करना बहुत जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है मेहनत करना। सर हमारी ऑडियंस जो है ये आपके बारे में जानना चाहेगी, तो एक इंट्रोडक्शन अपने बारे में सर। स्टार्टिंग सर, आज तो आप बहुत ऊपर हैं सर। मैं कहीं ऊपर नहीं हूँ। देखो सिद्धार्थ, आप मेरे से बात करके समझ गए होंगे, मैंने कभी अपने आप को ऊपर नहीं सोचा। मैं जनरल रैंक से रिटायर हुआ हूँ आर्मी में, और जनरल जो है 1 या 1.5% लोग पहुँचते हैं इस रैंक तक जहाँ मैं पहुँचा हूँ। लेकिन मैंने कभी रैंक को आगे नहीं रखा। सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना चाहिए, दिल में दर्द होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए। मुझे जवान बहुत प्यार करते हैं, मैंने अपने जवानों को असीम प्रेम दिया। तो मैं डिफरेंट टाइप का मिलिट्री लीडर था। मैंने कभी गाली गलौज नहीं, कभी गुस्सा नहीं किया। बट हाँ, काम निकलवाना वो एक कला है, कैसे उनको प्रोत्साहन देना, ये करना। तो मेरी लाइफ एक नटशेल में, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, सिपाही का बेटा हूँ, सिपाही किसान। मेरा गांव हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, बास मेरे गांव का नाम है। फादर मेरे सिपाही थे फौज में। लेकिन फादर का सपना था यार अब बहुत हो गया, ज़मीनें भी कहाँ, आधा किला बची है लोगों के पास, कि भाई अभी जब मैं 3-4 साल का था उन्होंने सोचा भी इसको अफसर बनाना है। जब मैं 4 साल का था उन्होंने सपना देखा था कि जो मर्जी हो, तो उन्होंने मेरे पे तब से काम करना शुरू किया। और मुझे बड़ा उन्होंने एंकरेज किया। तो मैं मिलिट्री स्कूल में गया पढ़ने, बोर्डिंग स्कूल में। जब मैं 10 साल का था बेंगलोर पढ़ा मैं, साउथ इंडिया में। वहाँ से मैंने बहुत चीज़ें सीखी। फिर मैं पहली चांस में मैंने क्वालिफाई किया अपने यूपीएससी का एग्ज़ाम, सीडीएस का। फर्स्ट चांस में अपना इंटरव्यू क्रैक किया, एकेडमी में भी अच्छा किया। फौज में आने के बाद मैंने और ज़्यादा मेहनत करी। मैं बता नहीं सकता सिद्धार्थ मैंने कितनी मेहनत करी है, भागने में, दौड़ने में, लिखने में, पढ़ने में। मैं एक सिंपल बीए करके आया था आर्ट्स की, पंजाब यूनिवर्सिटी से, 2nd डिवीज़न। उसके बाद मैंने डबल एमएससी करी, एमफिल करी, पीएचडी करी। बात की सारी डिग्री डिस्टिंक्शन के साथ है। रियली नाइस। विदेश में जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया। वेरी नाइस। भारत में स्टाफ कॉलेज किया, बांग्लादेश में गया, भारत को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट किया। भारत के डेलीगेशन यूएस लेके गया, श्रीलंका गया, बांग्लादेश दोबारा अपना एक डेलीगेशन का हिस्सा बन के गया। तो मैंने बहुत फिर कश्मीर में काम किया, पंजाब में काम किया,
पदक भी मिले और हर रैंक मिलता गया मुझे। तो फ़ौज ने मुझे बहुत कुछ दिया, और लेकिन मैंने अपनी फ़ौज को, अपने देश को बहुत कुछ दिया और दे रहा हूँ कंटिन्यूसली आप दे रहे हैं सर। कंटिन्यूसली। यही मेरी कमिटमेंट है तिरंगे की, इसीलिए तिरंगा रहता है मेरे पास। मेरा यही है इष्ट देव। मैं तिरंगे की पूजा करता हूँ, संविधान की पूजा करता हूँ। मेरे लिए बाकी सब इंडियंस बराबर हैं। सो दिस इज़ व्हाट इज़ माय लाइफ। तो अब मैंने अन अकेडमी में पढ़ाया 1.5 साल, ओहो। वहाँ मैं टॉप एजुकेटर था। ओके। हाँ, फिर मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। अभी 2.25 लाख से ऊपर मेरे डेडिकेटेड सब्सक्राइबर है। रोज डेली न्यूज़ पे देखो अखबार कितने रखे हुए, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस फ्री में करता हूँ। एक हर 15 दिन करंट अफेयर्स की मैगजीन निकालता हूँ फ्री में। मेरे टेलीग्राम चैनल पे अगर आप मेजल यशमोर करोगे तो आपको 21,000 बच्चे हैं वहाँ जो 15 दिन में मेरी करंट अफेयर्स की मैगजीन जाती है फ्री। वो अलग टीम तैयार कर रही है। न्यूज़, ये वीडियो में वो कर रहा हूँ। सो सर, हाउ यू आर डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर फ्री? देखिए, कॉस्टिंग तो हर चीज की मैं इसको कहता हूँ पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे समाज ने गांव से उठा के यहाँ पहुंचा दिया है। जब मेरे घर के ऊपर झंडा लगा होता था 2 स्टार थे, मेरी गाड़ी पे 2 स्टार थे, तो मैं वापस ना कुछ दूं क्या समाज को? हम क्या है, सेल्फिश हो गए। मेरे जैसे जो लोग या तो व्हाट्सएप पे बैठे हैं सारा दिन, या गोल्फ खेल रहे हैं, या क्लब में विस्की पी रहे हैं। अरे मैं कहता हूँ अब वक्त है, IAS IPS आर्मी ऑफिसर्स, तुम देहात से आए हो, वो ज़्यादा फ्यूडल से बन गए हैं, उनको कोई कंसर्न ही नहीं है गाँव की। तो मेरा ये रहा कि यार मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो मुझे जब ये कोविड हुई तो मैंने देखा, तो मैं भी आइसोलेशन में पड़ा था, तब मेरे को ये सब आइडियाज़ आए। मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक था, तो मैं पढ़ा सकता हूँ। किताबें देख लो, कितनी किताबें रखी हैं। एग्जैक्टली। तो ये भी इनसाइड एक मोटिवेशन है कि लोगों का माइंड चेंज करें, लोगों को सही गाइडेंस दें। सो यही है सिद्धार्थ, इसी में मज़ा आ रहा है। सर दिस इज़ रियली नाइस टू सी कि आज भी मतलब ऐसा है कि आप चाहें तो इसमें रिटायरमेंट लेके आराम से एंजॉय करें। और बढ़िया पेंशन देती है गवर्नमेंट। यस, बढ़िया पेंशन देती है। और मेरे साथ PhD के साथ रिटायर हुआ हूँ मैं, तो किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार या प्रोफेसर तो मिनटों में। इतना एक्सपीरियंस कहाँ है किसी के पास? तो लेकिन उसमें मज़ा नहीं, मज़ा ये है, ये जो रियल हेल्पिंग। हाँ, हेल्प है, बढ़िया है। हम कोर्सेज भी चलाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स चलाता हूँ मैं। मेरे पास एक पूरी 15-20 इंस्ट्रक्टर्स की टीम जुड़ी हुई है। ओके। तो पॉकेट फ्रेंडली है वो कोर्सेज, पेड है, क्योंकि भाई देखो अच्छी विद्या के लिए कुछ ना कुछ आपको करना। हाँ, बिकॉज अगर मैं कोई बॉम्बे में बैठी है लेडी, 20 साल का एक्सपीरियंस, और मैं चाहता हूँ रोज आप 1 घंटा क्लास लें, तो उसकी वैल्यू है उसकी। एग्जैक्टली। है ना? तो वैल्यू देनी पड़ेगी। तो मेरे पास जो मेरा सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की एक टीम है, जिसमें 5 ऑफिसर्स हैं, 2 ब्रिगेडियर्स हैं मेरे साथ, 2 लेडी ऑफिसर्स काम कर रही हैं। तो हम एक टीम की तरह से, हम 6 लोग जो है, हमने पिछले 1.5-2 साल में ऑलमोस्ट 90 लोगों को अफसर बना दिया है। ऑलमोस्ट 90 को, गांव देहात के, ऐसे जिनके माँ बाप, एक तो ऐसा मेरा लड़का है जिसकी माँ मनरेगा वर्कर है, एक है जो कि खुद खेती करता है, वो भी अफसर बनने के लिए जा रहा है। तो हमने ऐसे लोगों की जिंदगी बदल दी है मेरी टीम ने। तो हम बहुत कम चार्ज करते हैं, बट करते हैं थोड़ा सा। तो वो मेरे 3-4 कोर्स हैं, कम्युनिकेशन कोर्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स है, जो फौज में आना चाहते हैं उनके लिए ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट और SSB का गाइडेंस प्रोग्राम है। तो हम एक वो जो मंजी हुई कोचिंग इंडस्ट्री, उसको भी थोड़ा सा हिला रहे हैं। सर हम अगर बात करें बिल्कुल रूरल एरिया की, मतलब ऐसा बच्चा जिसके परिवार में इंग्लिश का भी नहीं पता कि इंग्लिश नाम की कोई चीज़ होती है, तो वो वहाँ से कम्युनिकेशन अगर उसको इम्प्रूव करनी है तो कैसे कर सकता है, उसे क्या करना चाहिए? देखो, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो आप हो नहीं सकते आज के दिन, क्योंकि इंग्लिश सब्जेक्ट है 10th में भी, 11th-12th में भी। और मैं तो ये कहता हूँ कि सारी सरकारों को यार ये छोड़ दो अपना एजेंडा, पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ाओ। पहली क्लास से इंग्लिश पढ़ाओ। अदरवाइज आप दुश्मन हो, आप हितैषी नहीं हो, आप लीडर अपने आप को वोट ले रहे हो किसी और चीज़ के नाम पे। आप अपनी जनता के दुश्मन हो अगर पहली क्लास में बच्चे को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहे। तो इंग्लिश पढ़ाओ, और क्योंकि इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, तो कम से कम कोई चांस तो है आपका कहीं कुछ करने का। अगर ये, और एक अपनी भाषा हिंदी है जो मातृभाषा को, उसको लेके चलो, तो वो अगर करेंगे हम, तो मैं देखता हूँ जो मेरा एक 3 महीने का कोर्स है, बेसिक ऑफिसर्स कम्युनिकेशन, को नाम भी मैंने ऐसे रखे हुए कि दिमाग में बच्चे कह रहे मैं ऑफिसर बनने वाला कोर्स कर रहा हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स नहीं कराता मैं, ऑफिसर बनने का कोर्स। तो उसमें हम 3 महीने के लिए पूरे देश के बच्चों को लेते हैं, 15-20 बच्चों को एक मेंटोर
लेडी उसके साथ डालते हैं 3 महीने, रोज एक्टिविटी बेस्ड ऑनलाइन, एवरीथिंग ऑनलाइन। तो मैं देखता हूँ 3 महीने में वो बढ़िया कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी चेंज है इतना। तो किसी को 3 महीने लगे, किसी को 6 महीने लगे, किसी को 2 साल लगेंगे, लेकिन हर इंसान पकड़ सकता। भाषा ही तो है यार, लैंग्वेज है। हिसाब सवाल थोड़ी निकालने हैं मैथ्स के यार, मैथ्स में कमजोर हो सकते हैं, इंग्लिश तो एनीबडी कैन लर्न। सर 2 चीज़ें आ जाती है, तो भाषा आ जाती है जैसे कि इंग्लिश और हिंदी होगी, दूसरा हो गया कम्युनिकेशन। तो हमें किस पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, कम्युनिकेशन या फिर लैंग्वेज? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में बैठना उठना भी है। बैठना। कम्युनिकेशन में आंखों में आंखें डाल के बात कैसे करते हैं, हाथ कैसे मिलाते हैं, दूसरे जेंडर से नहीं पता हमारे को, इसीलिए हमारे यहाँ इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं। लड़की साथ में बैठ जाए तो ना लड़की बैठने लायक ना लड़का, वैसे मन में लड्डू फूटते बात कर ले, बात करने का पता ही नहीं कैसे बात करना। वो हमें यही नहीं पता कि अपोजिट जेंडर से कैसे बात करनी। हम ट्रेन में जा रहे हैं, किसी स्ट्रेंजर से कैसे बात करनी है, फ्लाइट में कैसे बात करनी है, तो संकोच और ये वो हमें खींचे जा रहा है। फिर हम जात पात के चक्कर में पड़ जाते हैं किसी की। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए नॉन वर्बल स्किल्स। तो मेरी टीम ना पूरी की पूरी ये सब चीज़ें हम सिखाते हैं। तो गांव में बैठा हुआ बच्चा वो जाता है इंटरव्यू में, वो तो किसी रुकने वाला ही नहीं, उसको तो कॉन्फिडेंस, वो तो कहता है मैं तो यशमोर सर का स्टूडेंट हूँ, मैं क्यों रुकूंगा। तो सर जितना मुझे अभी समझ में आया कि अगर किसी के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तो आज नहीं तो कल कम्युनिकेशन में वो इम्प्रूव कर लेगा। एग्जैक्टली। नंबर लेने से ज़्यादा ये स्किल जरूरी है। फिर हॉबीज़ हैं, इंटरेस्ट है, बुक रीडिंग है, राइटिंग है, ये सिखाओ ना बच्चों को, पेंटिंग है, डांस सिखाओ। हम क्यों नहीं डांस सिखाओ? उत्तर भारत में लड़कियों को पता नहीं क्यों, हमारे यहाँ हरियाणा वगैरह में, पंजाब में फिर भी थोड़ा डांस का कल्चर है। साउथ में देखो हर घर में प्राइड लेते हैं अपने बच्चों को, भरतनाट्यम सीखने जा रही है जी, वो हारमोनियम सीख रहे हैं, वो क्यों सिखाते हैं? हमें क्या प्रॉब्लम है? हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार, हम घर से बाहर नहीं निकाल रहे हैं, घर से बाहर ही नहीं। मैं कहता हूँ डांस करना है, कोई पेंटिंग करनी है, स्केचिंग करनी है, ये चीज़ें बचपन की ना आपको जिंदगी बना देती हैं आपकी। एग्जैक्टली। तो ये कराएं तो सर हमें पता नहीं होता कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। जब तक हम ट्राई ही नहीं करेंगे तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आज की जनता को ये बहुत ज़रूरी है, आज की न्यू जनरेशन को ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ों को ट्राई करें। आप ट्राई करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे, कभी कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। सर आपने काफ़ी ज़्यादा लोगों को ट्रेनिंग दिया है, तो उसमें आपको क्या नज़र आता है कि लोग मतलब ट्रेनिंग लेने के बाद भी आप देखते होंगे उनका ऐसा कुछ माइंडसेट होता है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। कई सारे ऐसे लोग होते हैं, तो उनके लिए क्या सजेशन है? नहीं देखो, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। सपने देखने से कुछ होगा नहीं, सिर्फ ट्रेनिंग ज्वाइन करने से कुछ नहीं होगा। ट्रेनिंग कोर्स कर लिया, कोर्स की फीस देखो, पेरेंट ना गरीब भी कुछ करने के लिए तैयार आज अपने पर। ये मानना पड़े हमारे समाज में, माँ बाप कुछ भी करने को तैयार है सर, जमीन बेच के, बट कह देना मेरे को कोचिंग लेनी है, जा भाई। हाँ। और फिर कुछ ना करे तो फिर ये तो लानत है ना। तो क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन, क्या कहते हैं आपका, कंसिस्टेंसी। मैं बहुत चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाता हूँ। गोल सेटिंग कैसे करने हैं, डायरी राइटिंग कैसे करनी है, मेरी एक रील है जो 3-4 दिन पहले की है, वो मिलियंस ऑफ लोगों ने देखी है। मैंने सिर्फ 1 मिनट में ये बात कही है कि रोज अगर 10 किलोमीटर साइकिल चलाओगे तो आप साल के अंदर 3,500 किलोमीटर साइकिल चलाओगे। और मैंने कहा उसको कनेक्ट किया बुक रीडिंग से। मैं बार बार कहता हूँ 10 पेज रोज पढ़ोगे तो आप देखो 10 दिन में 300 पेज एक किताब, महीने में 3 किताब, साल के अंदर कितनी किताबें होगी आप देख लो। एग्जैक्टली। जो आदमी 25 किताब पढ़ लेगा ना इस देश में, जो बच्चा साल में, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी गोदी मीडिया के चक्कर में नहीं है, वो अलग बंदा है। 25 नॉलेज किताबों में सब कुछ है। वो हमारे घरों में टीवी, बड़े बड़े किताबें हैं नहीं। मैं कहता हूँ अनपढ़ है वो, जिनके घर में टीवी बड़ा लाइब्रेरी नहीं है। एग्जैक्टली। और बच्चों कोचिंग में भेजते ना उनको, तो उसमें ये चीज़ें लेके दे सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप करो तो आप अपनी लाइफ को खुद चेंज कर सकते हो। सर किस टाइप की बुक्स लोगों को रेफर करनी चाहिए? हम नॉर्मल बात करें, जैसे कि आपका बैकग्राउंड तो पूरा आर्मी नेवी डिफेंस का रहा है, तो नॉर्मल की बात करें, अगर नॉर्मली ग्रो करना है तो किस टाइप की बुक्स पढ़नी चाहिए? मैं सबसे पहले कहता हूँ यंग जनरेशन को कि सीधा अभी अध्यात्म और बड़ी बड़ी किताबें मत पढ़ो, क्योंकि 2 पेज के बाद पढ़ा नहीं जाएगा। सबसे पहले फिक्शन पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो। अच्छे अच्छे इंडियन राइटर्स इतने अच्छे अच्छे हैं, कमाल के राइटर्स हैं, फॉरेन के राइटर्स हैं। मैं तो विदेश की इतनी किताबें पढ़ी सिद्धार्थ, मैंने 1000-1500 किताबें पढ़ी कि मैं बचपन में ही मुझे अमेरिका में क्या हो रहा है, साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ,
क्या वो हुआ। तो पहले फिक्शन पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, उससे एक तो इमेजिनेशन, लैंग्वेज, और बैठे बैठे आपको पता है न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। मैं जब गया न्यूयॉर्क 10-12 साल पहले, मुझे ऐसे लगा मैं तो यहाँ घूम चुका हूँ सच में। मैं यहाँ क्रूगर नेशनल पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है साउथ अफ्रीका में, मैंने विल्बर स्मिथ की कई किताबें पढ़ी थी, मैं अंदर गया, मुझे ऐसे लगा कि मैं तो जगह पहले आ चुका हूँ। सो बुक्स ना आपको एक अलग दुनिया में ले जाती हैं। तो मैं ये नहीं कहता सीधा, मेरे पास तो स्वामी विवेकानंद, गीता और सारी किताबें हैं, लेकिन मैं रिकमेंड क्या करता हूँ, सबसे पहले फिक्शन पढ़ो, प्लीज रीड फिक्शन, नॉवेल्स पढ़ो, वो जो आपको पकड़ के रखे स्टोरीज, एंड देन स्लोली 1 साल 2 साल के बाद यू कैन मूव टू सीरियस रीडिंग। फिर अपनी इंडिपेंडेंस पे पढ़ो, फिर महात्मा गांधी जी को पढ़ो, फिर नेहरू को पढ़ो। अगर इन दोनों को नहीं पढ़ा ना, तुम्हें लानत अगर तुम उनकी पोस्ट पे कोई कमेंट करते हो। आज क्या 2 मिनट में हम महान लेते, ये मतलब मैं कह रहा हूँ ये देश के जो है सबसे बड़े विभूतियां हैं नेहरू और गांधी, इनकी किताब ही नहीं किसी ने पढ़ते, वो कमेंट करते हैं क्योंकि आईटी सेल ने आपको प्रोपेगेंडा सिखा दिया। तो गांधी जी की देखो यही रखी, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी, मैं दिखाता हूँ लोगों को, पढ़ लो। ये देखो फ्रीडम के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, कितनी किताबें हैं यहाँ, विलियम डैन रिपल है, सारी आपको किताबें, वो विवेकानंद की पूरी कलेक्शन है। यहाँ कुरान भी मिल जाएगी, गीता भी मिल जाएगी, बाइबल भी मिल जाएगी, पढ़ो यार, पढ़ो। तो दिमाग खोलना बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारे इस देश में। तो मैं तो ये कहता हूँ, रीड एनीथिंग व्हाट यू लाइक। बस अपना आपको दिमाग खोलने की ज़रूरत है, हाँ, कम्युनिकेशन इंप्रूव करने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंस लेके आने की ज़रूरत है, और जॉब अगर काम कर रहे हैं तो इनिशियल फेज में आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। हमेशा हार्ड वर्क नहीं करना है, ये नहीं कि आपने शुरू में भी हार्ड वर्क किया फिर आदत डाल ली हमेशा ही हार्ड वर्क कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आपको भाई ग्रो करने के लिए तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। जैसे सर ने एग्जांपल लिया कि अभी कोई भी क्रिकेटर है या कोई भी एक्टर है, कोई जो सक्सेसफुल आदमी है अपनी जिंदगी में, ऑल टाइम दे आर डूइंग हार्ड वर्क। मैं 63 साल का होने वाला हूँ, मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ यार, मैं 8 घंटे काम करता हूँ सिद्धार्थ, कई बार उससे भी ज़्यादा काम करता हूँ, क्योंकि ये पैशन है, फिर आदत बन जाती है। सर आप जब ड्यूटी में रहा करते थे उसमें आपकी वर्किंग आवर्स कैसे रहा करती थी? तब तो 24 आवर्स? 24 क्या, मैं तो सोया ही नहीं कई बार तो रातों रात। मैं तो बहुत पैशनेट था अपने काम के बारे में, मैंने बहुत इंजॉय किया अपनी लाइफ में, और अपनी ज़िंदगी बिल्कुल तलवार की धार पे भी रख दी कई बार, कि मर जाएंगे तो क्या बात है यार, तिरंगे सर में कोई चले। एक ऐसी छोटी सी स्टोरी जो इंस्पायर करे सर, एनीवन। मेरे अगर गूगल सर्च करोगे मेरे पॉडकास्ट तो मेरी कहानियाँ सुन के आपको, मैं बहुत बार ऐसे रहा हूँ जहाँ ज़िंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन मैंने हमेशा रिस्क ले, मैं बहुत बड़ा रिस्क टेकर हूँ, तो मैंने बहुत रिस्क ली कश्मीर में, पंजाब में। मैं फिर सोचता नहीं था कि यार देखी जाएगी जो होगा। तो देश की आन बान के लिए, देश की शान के लिए, अपने जवानों में ऐसे लीडरशिप के तौर पे, तो मैंने अपने आप को हमेशा फिट रखा है। आज भी मैं अगर मुझे मौका मिले तो मैं जाके लड़ सकता हूँ, मैंने अपने आप को इतना फिट रखा हुआ है, साइकिल चला के, भाग के, दौड़ के। तो फिटनेस भी एक मैं नौजवानों को बहुत कहता हूँ बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे लाइफ में बहुत मौके आए हैं सिद्धार्थ, साउथ कश्मीर में और पंजाब में, और वो जहाँ मतलब लड़ाई चल रही है, फायरिंग हो रही है दबा के, और वहाँ सब नज़रें आपके ऊपर है कि आप क्या डिसीजन लोगे। तो उस ज़माने में, उस टाइम पे मैंने हमेशा आगे बढ़ के रिस्क लिया। मैंने कहा मेरा जवान सेफ होना चाहिए, और अपनी कोई बात नहीं, देखी जाएगी, बट ऊपर वाला है और लोग हैं। अगर लोगों से प्यार करोगे तो लोग आपको प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने कश्मीर में देखा है, बहुत अच्छे लोग हैं, और यही मैंने हर जगह मैसेज दी है कि अपना काम करो, और अच्छे से इस वर्दी मिली है तो इसको एंजॉय करो। सर आपके करियर में ऐसी कोई गलती जो आपने की हो जो आप चाहते हैं कि आज की जो यूथ यंग जनरेशन है वो गलती रिपीट ना करे? गलती ऐसी तो कोई बड़ी गलती मुझे लगती नहीं है, लेकिन हाँ, मैं शायद बचपन में थोड़ा सा मुझे मैथ्स, मैंने कभी, मुझे बहुत मैथमेटिकली चैलेंज्ड हूँ मैं। तो अगर मैं थोड़ा टाइम से मैं बेसिक मैथ्स करता तो मुझे हेल्प होती, और वो मुझे एक बड़ी वीकनेस लगी है। दूसरा, मेरी हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है मैं बहुत गंदी, वो मैंने फिर छोड़ दी, मैंने इम्प्रूव भी नहीं की, बट अच्छा हाथ होना भी वो प्रैक्टिस से हो सकता है। और तीसरी चीज़, गलती तो नहीं, बट मुझे मौका नहीं मिला। मुझे बहुत म्यूज़िक का बड़ा शौक़ था कि शायद कोई मुझे सिखा पाता, कोई गिटार या हारमोनियम या तबला,
कोई गाना गाना या डांस, ये मैं सीख नहीं पाया। तो ये कुछ चीज़ें जो है मुझे लगता है मेरी पर्सनालिटी में कमियां हैं, बट ठीक है, ओवरऑल इट हैज़ बीन वेरी गुड। Sir, now you are doing all these things for young generation, so you can give this time for yourself to learn music. ना मैं करता हूँ थोड़ा बहुत। मुझे उर्दू सीखने का बहुत शौक था। Okay. कायदा भी लेके आया मैं, तो वो भी मेरी बकेट लिस्ट में है। फिर मैंने अपनी किताब भी लिखनी है, वो भी मेरी बकेट लिस्ट में है, वो भी करना है। मेरे पास बहुत चीज़ें हैं जो मुझे सोने नहीं देती, जो मैंने काम करने हैं। अभी घूमना है, मैंने दुनिया घूमनी है, वो भी मैं सर, दुनिया घूमने की बात करें तो आप कहाँ कहाँ घूम चुके हैं अभी तक? मैं यूरोप काफ़ी घूम चुका हूँ, पेरिस, फ्रांस, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये इटली, पूरा इटली क्रॉस किया मैंने। थोड़ा बहुत जर्मनी में देखा है। फिर यूएस में पूरा ये न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी और ये सब घूम चुका हूँ। और कैलिफोर्निया तो पूरा ही इतना बड़ा है, सैन फ्रांसिस्को, वहाँ तो मेरा जाता रहता हूँ, वो देख लिया। श्रीलंका, बांग्लादेश और थाईलैंड एंड अफ्रीका। हाँ, मैं यूनाइटेड नेशंस में तो अफ्रीका में तो पूरा मोज़ाम्बिक, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ैम्बिया, बोट्सवाना, स्वाज़ीलैंड, तो ये देश भी मेरी पंच लाइन है, ट्रैवलिंग इज़ अ इन्वेस्टमेंट। ये तो सर, अभी कंट्री बची कौन सी है जहाँ पे आप नहीं जा पाए? नहीं, बहुत अभी सेंट्रल एशिया पूरा बचा हुआ है, जाना है वहाँ। सेंट्रल एशिया जो वो पूरी फरगाना वैली है जहाँ से मुगल्स आए थे, वो हमारे ईरान जाना है मैंने, मेरी बहुत तमन्ना है तेहरान और ईरान देखने की। अफ़गानिस्तान जाना है मैंने, और जो है मेरे को इधर जाना है, लाओस, कंबोडिया, ये कंट्रीज़ भी जानी है। फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया उधर जाना है। जापान नहीं गया, चाइना नहीं गया, तो कुछ भी नहीं देखा अभी, तो मतलब 1% देखा है। तो जाना है मेरे को, मुझे घूमने का बहुत शौक़ है, तो जब मौका मिलेगा घूमता रहता हूँ मैं। सर, जितनी कंट्रीज़ आपने विज़िट किया है, अगर हमारी जो ऑडियंस है, अगर हम बात करें यूपी, बिहार, झारखंड या अपने मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब को तो हम छोड़ देते हैं, पंजाब की तो ऑडियंस मतलब वो बाहर ही रहती है, घूमते ही रहते हैं। बट बाकी जो ऑडियंस है सर, वो इसमें से अगर 50% भी अगर ट्रैवल करना चाहती है, तो उनको उसके लिए किस डायरेक्शन में जाना होगा? देखो, सबसे पहले मैं सिद्धार्थ कहता हूँ, अपना देश देखो। मैं ये जो लोग जाते हैं ना 4-5 दिन दुबई घूम के आ गए, मैं यार तुमने कल ले गए हो? नहीं। नॉर्थ ईस्ट गए हो? नहीं। मैंने पहले अपना देश देखा, वो मुझे फौज ने दिखा दिया, प्लस मुझे था घूमने का शौक। तो पहली इन्वेस्टमेंट सिद्धार्थ, मैं बच्चों को ये कहता हूँ, यार अभी फ्रांस के सपने मत देखो, पहले ट्रेन पकड़ के बद्रीनाथ, केदारनाथ घूम के आओ। एग्जैक्टली। लेह लद्दाख जाके आओ, कश्मीर घूम के आओ, गाँव में रहो, वहाँ गाँव में रहो, कश्मीरियों के साथ रहो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट जाओ, इतना खूबसूरत है, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, नागालैंड, अरुणाचल। और साउथ इंडिया, गॉड्स ओन कंट्री। तो पहले भारत देखो, पहले भारत को समझो। ये 4-5 दिन की विदेश यात्रा जाके फोटो लेना, ये मैं तो हनीमून कपल्स को भी कहता हूँ, क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो? मेरे से पूछो, मैं आई विल सजेस्ट यू बेटर प्लेसेस। तो मैं ये मानता हूँ, पहले इंडिया देखो, पहले अपना राज्य देखो, आप जिस स्टेट को, पहले उसको तो देखो, अपना एरिया देखो। हाँ, फिर आउटवर्ड एक्सपैंड करो, फिर ऑफ कोर्स विदेश में तो कहीं भी जा सकते हो। सर, वहाँ जाने के लिए ना एक करियर चाहिए होगा लोगों को। तो आजकल गवर्नमेंट जॉब के पीछे है, बट गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है। फिर प्राइवेट जॉब की बात करते हैं तो प्राइवेट जॉब में कम्युनिकेशन एक आ जाता है बैरियर, वहाँ पे हम लोग बहुत फेल हो जा रहे हैं, जिसके लिए आप हैं और बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हैं, यूट्यूब है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई कोर्स करो, आप किसी से ही बात करो, यू कैन लर्न ऑल दी स्किल्स फॉर फ्री। ओके सर, इसके अलावा अगर आप कुछ और सजेस्ट करना चाहें तो क्या करेंगे? मैं कहता हूँ टेक्निकली अपने आप को अपस्किल करो, बहुत बहुत वैल्यू है इस चीज़ की। कोई डिप्लोमा कर ले, बेशक आप आर्ट्स से करिए, ये हमारे यहाँ आर्ट्स ले लिया तो क्या हो गया, तुम कंप्यूटर नहीं सीख सकते? एग्जैक्टली, सीख सकते। तो नहीं, क्यों ये दिमाग में हमारे डाला हमारी मैं कहता हूँ बंदा हिस्ट्री भी पढ़े और साथ में फिजिक्स भी पढ़ ले, क्या प्रॉब्लम है? विदेश में ये है, वो हिस्ट्री भी पढ़ रहा है, फाइन आर्ट्स भी पढ़ रहा है और उसका केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ तो लाइन खिंच के, भाई तू आर्ट्स हो गया, अब बीए कर लिया तो बीकॉम हो गया, तू ये हो गया, तो इसको फ्यूज कर देना चाहिए। प्लस बच्चे, मैं जानता हूँ तेरे जो बीए में है, बट टेक्निकल माइंड है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, तो उनको ऑप्शन होना चाहिए, अपने आप को सोचना नहीं चाहिए कि ठीक है आपने तब ले लिया इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री वगैरह, बट अपने आप को यू कैन अप स्किल एंड यू कैन, फिर है चांस, फिर आपको डिप्लोमा कर लो, कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज इतने अवेलेबल हैं फ्री पे ऑनलाइन। सर, मैं बताता हूँ दैट वी आर फ्रॉम ANDT ऑर्गेनाइजेशन,
और हम लोग अमेरिकन सोसाइटी फॉर नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के सर्टिफिकेशन कराते हैं, इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन। तो सर इसमें ASNT ने ऐसा कोई नहीं रखा कि अगर किसी ने 12th कर रखा है या फिर BA कर रखा है तो वो नहीं कर सकता। मैं आपको इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन बताता हूँ सर। अगर कोई अनपढ़ भी अपना नाम लिखना आता है, 2+2 आता है, वो लेवल 1 करे, लेवल 1 करने का 6 महीना काम करे इंडस्ट्री में, फिर लेवल 2 करे, लेवल 2 करने का 4 साल काम करे, फिर लेवल 3 बन जाए। लेवल 3 वो सर, लेवल 3 के बाद मिनिमम सैलरी इन इंडिया इज 80,000 रुपीज़ पर मंथ। और वो कौन करता है? बीटेक वाले करते हैं। बाकी 10th 12th BA वाला सोचेगा, ही कहेगा अरे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, या ये अलाउड ही नहीं है, ये अलाउड ही, मैं कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। मतलब माइंडसेट है पहले से, माइंडसेट है पहले से। बट दे ऑल आर एलिजिबल, क्योंकि वहाँ का जो US का जो सर एजुकेशन स्टैंडर्ड है, उन्होंने ये नहीं देखा कि आपने कितना पढ़ रखा है। अरे भैया आप पढ़ो थोड़ा, फिर काम करो, काम करो। एग्जैक्टली क्या स्किल क्या है आपके पास? स्किल क्या है? बिल्कुल। काम करा, फिर और पढ़ो, फिर और काम करो, फिर आप टॉप पोजीशन पे पहुंच गए। बिल्कुल, इट कैन हैपन। सो स्किल, हाथ का काम सीखना बहुत जरूरी है। स्किल कुछ भी करो, आप कुछ भी करें, कोई भी सर्टिफिकेशन करें, सर्टिफिकेशन नहीं करें, आप मैनुअली जाके किसी दुकान पे काम करना सीख जाएं, बट पैशन के साथ करें, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, लॉयल्टी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दीज थिंग्स आर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आप डेफिनेटली ग्रो करेंगे ही करेंगे। तो थैंक यू सिद्धार्थ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, इट वाज रियली नाइस मीटिंग यू। सेम हियर, थैंक यू sir. आई होप यू एंजॉयड दिस एंड डू कनेक्ट विद मी। मेरे सोशल हैंडल्स सब पता है, मेरा नाम टाइप करोगे तो यूट्यूब पे आ जाओगे, इंस्टाग्राम, हर जगह आ जाओगे, एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। Yes sir, I'll share your link in our description and you can also share our link in your definitely, video. definitely. So thank you audience, thank you so much. Thank you very much. Jai Hind.